तो बेटा हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना अक्टूबर नवंबर 2024 पेपर 12। ठीक है, तो आइएगा जरा इसको देख लेते हैं। अपने पास आंसर पहले साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा। Avtar owns a car repair business which operates in the private sector. It is a small business with two full-time employees। कह रहा है प्राइवेट सेक्टर में ऑपरेट करते हैं, छोटा बिजनेस है और दो एम्प्लॉयज है हमारे पास। सही है। Avtar wants to find out the best way for a business to increase added value। कह रहा है जी हमें बेस्ट तरीका ढूंढना है जिससे हम अपनी एडेड वैल्यू को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं भाई क्या कहता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। Avtar business needs finance for many reasons. Avtar wants to know how an economic recession might affect his business। कहता है जी उसको फाइनेंस चाहिए और उसको जरा ये देखना है कि रिसेशन किस तरीके से उसके बिजनेस को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा होगा। आइएगा जरा। आइडेंटिफाई टू फीचर्स ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस। बेटा दो फीचर्स आपने बताने हैं प्राइवेट सेक्टर बिजनेस के, तो वो क्या क्या हो सकते हैं। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, ये आपका पहला फीचर आ गया। ठीक है, सेकंड फीचर आपके पास क्या हो सकता है भाई। इनका प्रॉफिट, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। मेन एम, मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है जी, ये आपके पास दूसरा ऑब्जेक्टिव आ गया। सिंपल आपके बेटा, सीधे सीधे यहाँ पे दो मार्क्स जो है वो आ चुके। आगे क्वेश्चन नंबर टू, सॉरी मतलब पार्ट बी इसका। आइडेंटिफाई टू रीजंस व्हाई अ बिजनेस माइट रिमेन स्मॉल। एक बिजनेस क्यों छोटा रहता है भाई। ओनर की अपनी मर्जी, ओनर्स ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड, लैक ऑफ फाइनेंस। थर्ड, ओनर इज नॉट अ रिस्क टेकर। फोर्थ, नेचर ऑफ बिजनेस। फिफ्थ, मार्केट साइज। तो इसे भी दो आप लिख लो। आउटलाइन टू रीजंस व्हाई एफ्टार माइट नीड ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइनेंस। कहता है जी मुझे ये बताओ क्यों आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए होगा। एक रीजन मुझे बता दें। शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्यों चाहिए होगा भाई। शॉर्ट टर्म फाइनेंस चाहिए होता है क्योंकि हम अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर सके। सही है। अच्छा अब यहाँ पे देखें जरा। एफडार हैज टू फुल टाइम एम्प्लॉइज। एफडार हैज टू फुल टाइम एम्प्लॉइज, कॉमा, सो in order to pay their wages and other expenses, other day to day expenses, day to day expenses, working capital needs to be maintained. Working capital needs to be maintained. That is why short term short term finance is required। ठीक है, ये आपके पास एक आ गया, दो मार्क मिल गए आप। लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्यों चाहिए होता है भाई। लॉन्ग टर्म फाइनेंस एक बिजनेस को चाहिए होगा, एवटार के बिजनेस को जाके भाई क्या पता उसको एक्सपेंड करना हो। सही है। अब यहाँ पे देखे जरा किस तरीके से हम लिखेंगे भाई कि जी लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इसको ऐसे नहीं, इट विल बी यूज्ड इन एक्सपेंशन, it will be used in expansion or growth of business if Avatar decides to expand in the future। ठीक है जी, ये आपके पास सिंपल इधर मार्क्स मिल जाएंगे। दो मार्क इसके और दो मार्क इसके। ये कार रिपेयर बिजनेस करता है ना।
तो भाई आपको अगर एक्सपेंड करना है, आपको एक नया शोरूम खोलना है, तो ये आपके पास, या इस तो मैं इस तरह एक और पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, इफ यू वांट टू एक्सपेंड इन फ्यूचर एंड ओपन another वर्कशॉप। ठीक है, लंबा भी हो गया, एप्लीकेशन भी आ गई। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है कहानी यहां तक? आगे आ जाओ। एक्सप्लेन टू वेज एन इकोनॉमिक रिसेशन माइट अफेक्ट एवटार्स बिजनेस। अच्छा बेटा देखो, जब आपके पास रिसेशन आता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि आपकी डिमांड गिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। लेस डिमांड, ठीक है, आपकी डिमांड गिरेगी, या फिर आपके पास फॉल इन डिमांड या फॉल इन सेल्स, इस तरीके से। सही है, अब जरा यहाँ पे देखिएगा। इन रिसेशन, कॉमा, द परचेजिंग पावर, the purchasing power of consumers, of consumer, purchasing power of consumer declines, comma, as a result it might become, it might become difficult for consumers to spend money on car। सही है, leading to, leading to fall in sales of avatar and reduction in profits। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट डेवलप हो चुका है। अच्छा, एक और चीज, किस तरीके से रिसेशन बेटा आपको अफेक्ट कर रही होती है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हमें क्या पता, अपने वर्कर्स को निकालना हो, खर्चा बढ़ जाता है ना बिजनेस का बेटा। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखूंगा मैं, रिड्यूस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जरा, ड्यू टू, due to lack of demand, it might become, it might become difficult for Avatar to cover his expenses, to cover his costs. So he might, so he might uh, make some workers redundant। ठीक है, redundant to lower his cost, to lower his cost। तो बस सही है, इस तरीके से आपने यहाँ पे बेटा अपनी बात को एंड कर दिया कि भाई मैं एक वर्कर, उसके बाद दो वर्कर थे ना भाई, मैं एक वर्कर को निकाल रहा हूँ ताकि मैं अपनी कॉस्ट कवर कर सकूं। समझे बेटा बात को? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? आगे आओ। एक्सप्लेन टू वेज a business can increase added value, which is likely to be the best way for a business to use, justify or answer। कहता है जी मुझे ये बता दो कि ये दो तरीके हम लोग किस तरीके से अपने एडेड वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अब ये जनरलाइज क्वेश्चन है, ये अवतार से आपने लिंक नहीं करना। विच इज लाइकली टू बी द बेस्ट वे फॉर अ बिजनेस टू यूज। तो अब देखो आप अपनी किस तरीके से बढ़ा सकते हैं अपनी एडेड वैल्यू को। तो बेटा यहाँ पे देखना जरा, एडेड वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड by offering a better quality to customers
for which a business can charge a higher price. ठीक है, बिजनेस कैन चार्ज अ हायर प्राइस। ठीक है जी, ये कहानी हमारे पास यहाँ तक। एक सेकंड में रुकिएगा, बिजनेस कैन चार्ज अ हायर प्राइस, रुकिएगा जरा। अच्छा सही है, आगे सुने। however however increase in price might reduce demand। ठीक है, आगे चलिएगा। another option for a business is to buy cheaper raw material to lower the cost, which could increase the overall which could add value, sorry, which could add value to the product. However, it might it might it might uh, however customers might stop buying the product। ठीक है, in order to conclude, improving the quality is a much better option as it would increase brand loyalty, whereas using cheap material might give business a bad name, या फिर might affect businesses reputation negatively। ठीक है भाई, कोई मसले वाली बात है बेटा यहाँ तक? तैमूर वालेकुम सलाम, मैं क्लास में हूँ, मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, फिक्र नहीं करो। कोई मसला बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब बाकी क्वेश्चन जो हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे, मैंने आपको पूरा एक क्वेश्चन लिखवा दिया है, बाकी हम लोग जनरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे आए, क्या कहता है? S&T is an ethical business। ठीक है भाई, it manufactures range of soft drinks using batch production यूज करता है। In 2023 S&T produced 30,000 bottles of soft drink each week। There are many factors which affect how much inventory the business should hold। कहता है ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो ये अफेक्ट करता है कि हमें कितनी इन्वेंट्री होल्ड करनी चाहिए। S&T directors are planning to expand the business into new markets in other countries। कहाँ जाना चाह रहे हैं हम लोग? अदर कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं। By forming a joint venture, they are considering licensing as another way to help overcome the potential problem of entering these new markets। कहता है जी हम लोग दूसरों का लाइसेंस लेके जो है वो काम करना शुरू कर दें।
तो डिफाइन लाइसेंसिंग, मैं इसकी डेफिनेशन आप लोगों को लिखवा देता हूँ भाई। लाइसेंसिंग इज व्हेन अ बिजनेस gives permission for another company in the new market to operate under its name. Company to operate under its name in a new market। ठीक है जी, ये होता है लाइसेंस। आइडेंटिफाई टू फैक्टर्स विच माइट अफेक्ट हाउ मच इन्वेंट्री अ बिजनेस शुड होल्ड। बेटा कितनी इन्वेंट्री हमें होल्ड करनी चाहिए? सबसे पहले तो डिपेंड्स अपॉन डिमांड, कि आपके पास डिमांड क्या चल रही है, आपको उस हिसाब से इन्वेंट्री होल्ड करनी पड़ेगी। फिर आपको कॉस्ट भी कंसिडर करनी पड़ती है, खर्चा वगैरह आपको क्या पड़ा इन्वेंट्री का। तो ये दो बिल्कुल बेसिक से रीजन है जो ये डिफाइन करते हैं कि भाई कितनी इन्वेंट्री आपके पास एट अ टाइम होनी चाहिए। टू बेनिफिट्स टू S&T ऑफ यूजिंग बैच प्रोडक्शन। बेटा बैच प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? बैच प्रोडक्शन के अंदर अगर आपको याद हो तो हम लोग ग्रुप के अंदर काम कर रहे होते हैं, साथ चीजों को एक साथ बना रहे होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो बैच प्रोडक्शन की आपके वजह से तो नोट्स में भी सारी लिखे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या क्या बातें बता सकते हैं भाई? ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? कि बिजनेस जो है वो अडेप्ट कर लेता है चेंज को, बिजनेस अडेप्ट चेंज। ठीक है, या फिर न्यू कंडीशंस। ठीक है, या फिर न्यू कंडीशंस, कि हम लोग उसके हिसाब से फिर काम करना शुरू कर देते हैं। सेकंड आपके पास क्या है भाई? इट इज सेमी ऑटोमेटेड। सेमी ऑटोमेटेड का मतलब क्या है? कि कम कैपिटल इंटेंसिव होती है, इतनी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं होती। तो नॉट डिपेंडेंट ऑन मशीन्स एज सच, ऑन मशीन एज सच। तो भाई अगर कोई मशीन खराब भी हो जाती है तो फिर हम लोग उसको दूसरे मेथड्स के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, और ग्रुप में काम होता है, तीसरा मैं लिख रहा हूँ, ग्रुप में काम होता है, टाइम सेव होता है। ठीक है, सम चांसेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सम चांसेस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो आप ये बात भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई मसला बेटा? डन, आगे आओ। Explain one advantage and one disadvantage to S&T of forming a joint venture when entering new markets in other countries। जॉइंट वेंचर का S&T के लिए एक बेनिफिट बता दें और एक ड्रॉबैक बता दें। तो बेटा बेनिफिट तो बड़ा सिंपल आपके पास यहाँ पे है कि इन्वेस्टमेंट विल बी शेयर्ड। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा भाई? इन्वेस्टमेंट शेयर होगी तो वो एक्सपेंड ज्यादा कर पाएंगे, एक्सपेंड मोर विदाउट द नीड फॉर लोन, लोन या फिर एक्सटर्नल फाइनेंस, और एक्सटर्नल फाइनेंस। ठीक है, तो इससे आपकी बोरोइंग कम होगी और आपके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे भाई? कम हो जाएंगे। और आप क्या लिख सकते हैं कि मार्केट रिसर्च आपको कम करनी पड़ेगी। ठीक है, वो पहले से आपके साथ लोग हैं तो उनको पता है मार्केट में क्या चल रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट के बारे में उनको पता होता है, तो आपकी जो है वो फौरी बच जाती है। ठीक है, हाउएवर ज्वाइंट वेंचर में बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं भाई। अब किस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होता है भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये देखो, एथिकल बिजनेस। तो जो एसएनटी है वो एथिकल बिजनेस है। क्या पता जिसके साथ आप ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो वो अनएथिकल हो, तो एथिकल वर्सेस अनएथिकल, ये एक मसला बेटा आपके पास यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्लो हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। समझ गए बात को, क्लियर है बेटा पार्टी। डू यू थिंक the advantages to a business of being ethical are greater than the disadvantages? Justify your answer. एथिकल होना आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है, तो बेटा आप यहाँ पे बताइएगा। देखो जरा किस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। जब आप एथिकल होते हैं तो उससे आपके बिजनेस की एक पॉजिटिव इमेज बनती है, पॉजिटिव इमेज बनती है, आपकी गुड इमेज बनती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एक बिजनेस जो है वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकता है। जब वो ज्यादा प्राइसेस चार्ज करेगा तो बेटा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और उसकी जो है वो कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन होती है, कस्टमर लॉयल्टी भी मेंटेन होती है। हाउएवर, अगर मैं नेगेटिव्स की बात करूं तो बेटा इट कैन प्रूव टू बी कॉस्टली, एक्सपेंसिव होता है। बिजनेस के प्रॉफिट जो है वो फॉल हो सकते हैं, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो फॉल हो सकता है, आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, ये चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कस्टमर्स को फर्क नहीं पड़ता, मेजोरिटी कस्टमर्स डोंट केयर, मेजोरिटी कस्टमर्स डोंट केयर, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप क्या बात लिखेंगे भाई, मैं कहता हूँ कि जी एथिकल होना चाहिए, क्योंकि भाई अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, आपके अंदर जमीर तो होना चाहिए ना थोड़ा सा। इसके अलावा आप ये एक बेनिफिट लिख सकते हो कि एथिकल होने की वजह से आपकी ना प्रेशर ग्रुप जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। तो प्रेशर ग्रुप्स विल नॉट डिस्टर्ब बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, इसलिए होना चाहिए। कोई मसले वाली बात बेटा। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, एचआरओ मैन्युफैक्चर चिल्ड्रन टॉयज, इट्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। काम क्या है इनका, खिलौने बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरओ शेयर होल्डर इज टू इंक्रीज प्रॉफिट। तो इनका बेटा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट बढ़ाना। दिस माइट कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अदर स्टेक होल्डर ग्रुप्स इंक्लूडिंग 30 सप्लायर्स। तो कहता है जी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव आपके साथ आ रहा है। HRO's managing director knows that market research can help when making marketing decisions. The finance director is preparing HRO statement of financial position and extracts from table 3.1। भाई ये नॉन करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। डिफाइन नॉन करंट एसेट्स। बेटा रिसोर्सेज, ये वो रिसोर्सेज होती हैं ओन्ड बाय द बिजनेस, owned by the business, which will be used, which will be used for more than a year, ठीक है। ये है नॉन करंट एसेट्स। कैलकुलेट एचआरओ's करंट रेशियो, शो योर वर्किंग। बेटा करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट 250 है, करंट लायबिलिटी 200 है, 250 ओवर 200, तो बेटा क्या रेशियो आ गया आपका, 1.25:1। यहाँ पे आपको दूसरे दो मार्क मिलते हैं।
स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट और एज अ करंट लायबिलिटी। बड़ा ही घटिया सा सवाल है बेटा। करंट एसेट वो एसेट, एसेट का मतलब क्या है, जो आपका है, जिससे आपने पैसे लेने हैं या जो आपको उधार देना है, जिससे आपने पैसे मांगने हैं। ट्रेड लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी क्या है, जो आपके सर पे उधार है। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है बेटा, ये करंट एसेट होता है। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, इन्वेंट्री करंट एसेट। कोई मसले वाली बात? डन। आगे आ जाओ। Explain one way the objective of HRO shareholder to increase profit might conflict with the objective of each of the following stakeholder groups। बेटा, प्रॉफिट बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव किस तरीके से दूसरे स्टेक होल्डर के साथ फटा कर सकता है? तो अब यहाँ पे देखो जरा, कस्टमर्स के साथ कैसे फटा कर सकता है भाई? कस्टमर से हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से आ सकता है कि हम लोग क्या पता अपनी प्राइसेस बढ़ा दें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो जरा, इंक्रीज प्राइस। बताओ जी, इनका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए हो सकता है कि ये अपनी प्राइसेस को बढ़ाना शुरू कर दें। तो भाई जब ये लोग अपनी प्राइस को बढ़ाना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये भी चांस है कि अगर जितने का वो खिलौना बेच रहे हैं, हो सकता है कि उस खिलौने की इतनी कोई वर्थ हो ही ना। यानी कि वैल्यू फॉर मनी क्या हो जाएगी? वैल्यू फॉर मनी फॉल हो जाएगी। जब वैल्यू फॉर मनी आपके पास फॉल हो रही है तो इससे कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा। कस्टमर डिससेटिस्फाई होगा और हो सकता है कि स्विच टू कॉम्पेटिटर्स। ठीक है जी। सप्लायर के साथ क्या बात आ सकती है भाई आपकी? भाई सप्लायर के साथ आपका फंडा ये हो सकता है कि हो सकता है कि सप्लायर बोले, नहीं सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। आ, जो यहाँ पे जो आप चीज लिखेंगे ना, वो आप लिखेंगे कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कस्टमर का ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई लोअर प्राइस। ठीक है, लोअर प्राइस। तो कस्टमर को कम प्राइस चाहिए और हम लोग ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। सप्लायर का पट्टा क्या आएगा बेटा यहाँ पे? सप्लायर प्राइसेस बढ़ाना चाहता है कि जी मेरा माल महंगा बिके। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स आर इंसिस्टिंग ऑन लोअर प्राइस। क्यों? क्योंकि भाई हमने अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, ये गेम आप यहाँ पे लिखेंगे कि जी हो सकता है कि एचआरओ के जो डायरेक्टर हैं, जो पैसा इन्होंने बनाया है उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगा दें या फिर मार्केट रिसर्च में लगा दें। उनका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। Do you think the advantages to a business of using primary market research are greater than the disadvantages? Justify your answer। कहते हैं भाई प्राइमरी मार्केट रिसर्च को यूज करना जो है वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है या ज्यादा नुकसानदेह है? तो आप यहाँ पे देखो जरा भाई, किस तरीके से आप यहाँ पे अपना आंसर डिस्कस कर रहे होंगे भाई कि प्राइमरी मार्केट रिसर्च जो होती है इट इज नोन एज फील्ड रिसर्च। तो अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है बेटा यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि हम लोग कस्टमर की नीड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिल रही है, इजी टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स ऑन टाइमली बेसिस। इससे क्या होगा बेटा, इससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा और रिटेंशन रेट बढ़ेगा। फिर आपके पास न्यू कस्टमर्स भी आएंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स भी आएंगे। ये वो सारी कहानियां आप यहाँ पे डालेंगे। हाउएवर एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, आपको वर्कर्स हायर करना पड़ेंगे। जब आप वर्कर्स हायर करेंगे तो उससे क्या होगा बेटा, उनको हो सकता है ट्रेनिंग की भी जरूरत पड़ जाए। प्लस आपके एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ेंगे, जिससे आपका कैश आउटफ्लो क्या होगा,
कैश आउटफ्लो बढ़ेगा। ठीक है, और आपके खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिरेगा, आपका जो है वो ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू कंक्लूड भाई मेरे हिसाब से यस होना चाहिए प्राइमरी। प्राइमरी का यहाँ पे तुम्हें वो लिख दें, बेनिफिट लिख दें एक्स्ट्रा, कि भाई इससे क्या होता है कि आप कस्टमर के हिसाब से काम करेंगे, आप अपने बिजनेस के हिसाब से डेटा गैदर करते हो, तो फिर ये है कि उसके अंदर प्रॉब्लम्स एसेस नहीं होती, मसले एसेस नहीं होते, तो इट इज बेटर टू गो फॉर प्राइमरी मार्केट रिसर्च। कोई मसले वाली बात है बेटा? बताओ, कोई टेंशन है? बताइएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट। TLA is a large hotel with 200 rooms and 3000 employees। होटल है भाई, 200 कमरे हैं और 3000 एम्प्लॉयज हैं। Many of these employees are members of a trade union। ठीक है। The managing director is planning to expand the business but is worried about the possible diseconomies of scale as TLA grows। The human resource director has been asked to recruit two new managers। She knows it is important that all managers use the most appropriate leadership style। All of TLA's new employees receive induction training। सही है। अच्छा जी, इसको जो है वो दो मैनेजर भी रिक्रूट करने हैं और सारे वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। आइडेंटिफाई वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू एम्प्लॉयज ऑफ बीइंग मेंबर्स ऑफ अ ट्रेड यूनियन। बेटा, क्या एडवांटेज होता है कि उनकी जो है वो बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है, बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और डिसएडवांटेज यहाँ पे क्या है भाई, कि उनको फीस पे करनी पड़ती है, मस्ट पे फी, तो ये उनके नुकसान। आइडेंटिफाई वन बेनिफिट एंड वन लिमिटेशन ऑफ अ बिजनेस यूजिंग इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का एक बेनिफिट और एक नुकसान बता दें। किसके लिए? बिजनेस के लिए। वेल, लिमिटेशन लिख लेते हैं भाई, कॉस्टली, एक्सपेंस बढ़ जाता है आपका। ठीक है, लेकिन बेनिफिट यहाँ पे क्या है? फेमिलियराइज विद वर्क, विद वर्क। ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फेमिलियराइज विद वर्क। Outline one reason why each of the following stages of recruitment will be important for TLA। कहता है जी ये स्टेजेस क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए? जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एडवर्टाइजमेंट। बेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो आपको बताता है कि आपके जॉब में क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, किस तरह का बंदा आना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई, क्लियर आइडिया ऑफ जॉब, क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट जॉब इन्वॉल्व्स। ठीक है जी, और ये आपको आपकी ड्यूटीज बताता है, ये आपको आपकी पोजीशन बताता है कि आपकी क्या पोजीशन होगी जो आप काम कर रहे हैं, और आपने होटल में क्या मैनेज, किस मैनेजमेंट में जाना है, किस डेजिग्नेशन पे जाना है, ये सारी चीजें कौन बताता है बेटा? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब एडवर्टाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है भाई? ताकि जो पोटेंशियल एप्लीकेंट्स हैं उनको ये बात पता चल जाए, जिन लोगों को होटल के अंदर काम करना है सिर्फ वही लोग अप्लाई करें। ठीक है, और बहुत सारे लोग एक साथ सीवी डालना शुरू कर देते हैं। तो जॉब एडवर्टाइजमेंट क्यों अट्रैक्टिव है? हेल्प्स अट्रैक्ट रेंज ऑफ वर्कर्स, और इससे क्या होता है कि जो होटल है, क्या नाम है इसका होटल का? TLA। सो TLA would choose द बेस्ट। ठीक है भाई, ये कहानी आपने इस तरीके से लिखनी। आगे, एक्सप्लेन टू पॉसिबल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एज TLA ग्रोस। बेटा, अब ये तो इतनी सारी आपको मैंने पढ़ाई की है, मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज, लेबर डिसइकोनॉमीज, लेबर डिसइकोनॉमीज आ गया,
मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे भाई? जब आपका बिजनेस ग्रो करता है तो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आपकी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो देयर इज अ चांस कि वर्कर जो है वो डीमोटिवेट हो जाए। डीमोटिवेटेड वर्कफोर्स, उनका मोराल डाउन हो जाए, लो मोराल। ठीक है जी। मोराल का गिरना शुरू हो जाए। क्यों गिरना शुरू हो जाएगा? क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, और इससे हमारे पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आती हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी आती हैं, लीडिंग टू वेस्टेज एंड इनएफिशिएंसी। समझे? ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही होंगी, तो इससे मैनेजरियल वो लेबर डिसइकोनॉमीज आती है। मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज कैसी आ जाएगी बेटा? आपका चेन ऑफ कमांड, आपका चेन ऑफ कमांड जो है वो लंबा हो जाएगा, और स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ऐसा चौड़ा हो जाएगा और ज्यादा। तो इससे मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। इससे मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आती हैं, लैक ऑफ कंट्रोल आता है। ठीक है। और आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है भाई? फॉल हो जाती है। तो इस तरीके से बेटा आप अपनी बात को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। Do you think the advantages of managers using democratic leadership style are greater than the disadvantages to a business? Justify your answer. तो बेटा, और डेमोक्रेटिक के बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखने हैं, अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करता हूँ तो उससे आप लिख सकते हैं जी, न्यू आइडियाज आते हैं। न्यू आइडियाज आते हैं, सजेशंस आते हैं, जिससे आपकी सेल वगैरह बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, ये बात आप बता सकते हैं इसके अंदर। और वर्कर्स जो है वो मोटिवेटेड रहते हैं। वर्कर्स मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है कि जी हमारा सेठ हमारी बात सुनता है। और वर्कर जो है वो फिर इस तरह खुश रहते हैं। जब वो खुश रहेंगे तो इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, आपका एब्सेंटीइज्म रेट भी कम होता है। ठीक है। ये कहानी आप लिख सकते हैं पॉजिटिव में। हाउएवर, वर्कर्स के पास इतनी एजुकेशन, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वर्कर शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ। वर्कर शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ। कॉम्पिटेंट का मतलब कि वो इतने डिजर्विंग होने चाहिए कि उनसे मशवरा लिया जाए। इनफ टू ऐड, to add their suggestions, their suggestions in decision making। यानी कि भाई वो डिजर्विंग भी तो होने चाहिए। ऐसा थोड़ी कि आपने किसी जाहिल को आके बिठा दिया है और आप उस जाहिल को कह रहे हैं कि भाईजान आओ मुझे मशवरा दो। सही है। तो उनके पास नेसेसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेसेसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइम वो क्या कहते हैं, नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। ठीक है। आप इसके अंदर टाइम कंज्यूमिंग की बात भी कर सकते हैं कि इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, पैसा लग रहा होता है, मीटिंग मीटिंग करने में टाइम जाया हो रहा होता है। ये सारी बातें भी हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मेरे हिसाब से डेमोक्रेटिक फॉलो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि भाई वो फायदेमंद होता है। और आप इसके अंदर एक और बेनिफिट ऐड कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सकती है, और पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रहता है। तो इसलिए डेमोक्रेटिक शुड बी इम्प्लीमेंटेड। कोई मसले वाली बात है बेटा? डन। चलिए बेटा, क्लास ऑफ करें। अल्लाह हाफिज़।